नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद का। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 2 है, ठीक ना? लेक्चर नंबर 2। अरे भाई, लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तभी आपको लेक्चर नंबर 2 अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना? इसमें हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे बताइएगा, ठीक है? देखिए, हम लोग देख लिए थे वर्ल्ड मैप में, ठीक है, कहाँ पे यूरोप है और कहाँ पे राष्ट्रवाद होने वाला है, ठीक है? आगे हम लोग देखे थे राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब देश प्रेम होता है, ठीक है? आगे देखे थे, क्या देखे थे कि मेजनी के बारे में पढ़े थे। मेजनी कौन था? आगे आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़े थे जर्मनी की एकीकरण का बाधा क्या है। आगे कहाँ पर तक पढ़े थे? मेटरनी की युग, इसको पढ़ाए थे। इसको देखिएगा, ठीक है? इसको नहीं पढ़ाए थे शायद यार, ये वाला पढ़ा दिए थे 1848 की क्रांति। ये देखो, इसको आपको दिखाए थे, ठीक ना? चलिए यहां से देखते हैं, यहां से हम लोग का रह गया था। मेटरनी खोला करवा देते हैं आपको, ठीक है? देखिए, मेटरनी कौन था आपके दिमाग में, मतलब क्वेश्चन है एक कि मेटरनी कौन था, ठीक है? तो मेटरनी याद रखिएगा, मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। आप देखिए, यूरोप में जाइएगा ना, पहले पहले यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश कौन था? यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश ऑस्ट्रिया था, ठीक है? कौन था सबसे सबसे शक्तिशाली देश? ऑस्ट्रिया, ठीक ना? सबसे शक्तिशाली ऑस्ट्रिया। जैसे आज अमेरिका है ना, वैसे कौन था? वैसे ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया क्या किया? ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? तो ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिक था, ठीक है? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का राजा था, और ऐसा राजा था कि सभी देश को, यूरोप में जितना देश था सभी देश को अपने कंट्रोल में रखा था, ठीक है? इसीलिए 1800 कब से कब तक? 1848 से 1815 तक अपने कंट्रोल में रखा। इसीलिए इस युग को काची कहा जाने लगा? मेटरनिक युग कहा जाने लगा, ठीक है? और इस युग में इस संपूर्ण यूरोप में अपना प्रभाव जमा। चलिए, इसको मतलब कि अब आपको याद हो गया होगा, ठीक ना? क्या तो क्या याद रखेगा? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप में अपना प्रभाव जमाए रखा था। और इस प्रकार प्रभाव जमाए रखा था, संपूर्ण यूरोप में अपना प्रभाव जमाए रखा था, ठीक है? कहाँ पे? संपूर्ण यूरोप में, ठीक ना? वह एक बहुत शक्तिशाली शासक था। वह बहुत शक्तिशाली था। वो क्या था? बहुत शक्तिशाली कहने का मतलब बरियार। कैसे बरियार? तो सैन्य शक्ति से, उसके पास सेना बहुत अधिक था, ठीक है? तो जैसे आज अमेरिका है ना, उसी प्रकार से जैसे आज चाइना है। हम लोग भी आज मतलब होते डेवलप, लेकिन हमारे देश में कुछ करप्ट लोग हैं, उनके कारण हम लोग भी पीछे रह जाते हैं, ठीक है? हमारे देश में मतलब संस्थाओं की अवकाश अवसर की कमी है, ठीक है? हमारे बच्चे भी, हमारे जो देश के बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सरकार उसको मौका ही नहीं देती है। इसीलिए आज हम लोग थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया कौन है? मेटरनिक युग क्या है? तो 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को, यूरोप के इतिहास को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग। इस युग में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, याद रखे मेटरनिक, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाला आपको से याद नहीं होगा, ठीक ना? कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने संपूर्ण यूरोप में अपना प्रभाव क्या रखा था? जमाए रखा था सर, अपना प्रभाव जमाए रखा था। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? अब देखो, हमको क्या चाहिए? तो हम डेली लेक्चर नहीं ना देते हैं आपको। तो नहीं सर, डेली लेक्चर आप नहीं देते हैं हमको, ठीक है? हम आपको डेली लेक्चर नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल कंप्लीट करके आना है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये हो चुका था। देखिए, इटली तथा जर्मनी के कारण ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले इटली के कारण देखिए, देखते हैं, ठीक है? कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ठीक है? एकदम से आराम से सुनिएगा कहानी। क्या था इटली के कारण? देखो बाबू, इटली था ना, इटली, इटली पर कौन था? ऐसा इटली था, ठीक है? ऐसा इटली था। इस पर इधर से ऑस्ट्रिया कब्जा किया, इधर से फ्रांस कब्जा किया था, और इधर से कौन कब्जा किया था? इधर से ऑस्ट्रिया कब्जा किया था, ऑस्ट्रिया, ठीक है? ऑस्ट्रिया। अभी इटली का हम लोग एकीकरण कर रहे हैं, नहीं केवल इस पर। देखिए क्या होता है, और इसका एक बड़ा राज्य रहता है, उसका नाम रहता है, क्या रहता है? पीडमाउंट। इसका राज्य का बड़ा नाम क्या रहता है? पीडमाउंट, पीडमाउंट, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, क्या होता है
कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट मतलब इसके और इसके बीच युद्ध, मतलब सीमा विवाद को लेकर 1859 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कब युद्ध प्रारंभ हो जाता है? 1859 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच। पिडमाउंट मतलब कौन? इटली। पिडमाउंट मतलब इटली, ठीक है। इटली बहुत सारे भागों में बटा हुआ था जब तो एकीकरण नहीं था। एकीकरण मतलब सभी को मिलाना है हमको, ठीक है। पहले तो एकीकरण नहीं था, तो इटली सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, जिसका एक पार्ट था पिडमाउंट था, ये सबसे बड़ा राज्य था। और इसके और इसके बीच मतलब युद्ध प्रारंभ हो गया सीमा विवाद को लेकर। कब? 1859 में। यह युद्ध चला, यह युद्ध 1859 से 1860 तक चला। कब से? 1859 से 1860 ईस्वी तक चला यह युद्ध। अरे यार, यह युद्ध 1859 से 1860 ईस्वी तक चला, ठीक ना। इस युद्ध में तक चला फ्रांस ने। अब देखो ये पिडमाउंट वाला, जो पिडमाउंट में कौन था काउंट काबूर था। नाम क्या था उसका? काउंट काबूर। याद रखिए, काउंट काबूर बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है बड़ा, ठीक है। ये क्या करता है कि फ्रांस से संधि कर लेता है, ठीक है। फ्रांस से संधि कर लेता है कि देखो भाई, हम यदि हमला करेंगे ऑस्ट्रिया पर तो तू हमारा तरफ से लड़ना, ठीक है। क्या बोला? कि हम हमला करेंगे ऑस्ट्रिया पर तो तू हमारा तरफ से लड़ना, ठीक है। इसको बोला फ्रांसवा को, ठीक है, फ्रांस को। फ्रांस इसके मतलब सेना भेज दिया इसको, पिडमाउंट को, कि हमको भी इसको देखो। पिडमाउंट क्या था कि इसको इसको मदद किया था फ्रांस क्रीमिया के युद्ध में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 में, ठीक है। 1853 इसमें मदद किया था, तो इसका उपकार था इस पर इस पर उपकार था। तो इसीलिए क्या किया कि फ्रांस पिडमाउंट के समर्थन में सेना भेज दिया, ठीक ना। अब क्या किया है, मतलब ये दोनों देश मिल गया, तो अब ऑस्ट्रिया को हरा दिया दोनों मिलकर, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया को देखो सेना उतार दी, जिसके कारण क्या हुआ? ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के बड़े भूभाग पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। किसका कब्जा होगा? पिडमाउंट का, ठीक है। और काबूर ने रोम को छोड़कर, रोम कौन था? इटली का राजधानी। उस समय रोम आजाद नहीं था, रोम पर मतलब दूसरा शासक था, तो रोम को छोड़ के शेष इटली का एकीकरण कर दिया। शेष इटली का काची कर दिया? एकीकरण। और ऑस्ट्रिया को चुप रहना पड़ा। ऑस्ट्रिया को चुप क्यों रहना पड़ा? क्योंकि ऑस्ट्रिया हार गया था। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया को चुप रहना पड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला बात क्या रखिएगा यार, इटली के एकीकरण में कौन था? तो इटली के एकीकरण हुआ था पिडमाउंट और किसके बीच? पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा विवाद को लेकर 1859 में युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ सर? तो इस युद्ध में हुआ ना, इस युद्ध में क्या हुआ, तो उसके जो पिडमाउंट के समर्थन में कौन सेना उतारा था? तो कौन था? फ्रांस था। उसके समर्थन में सेना उतार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित कर दिया और ऑस्ट्रिया के बड़े भाग पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। रोम को छोड़कर इटली का शेष इटली का एकीकरण कर दिए। कौन? काबूल, ठीक है। आगे देखिए जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, ठीक है। सन 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर वहां राइन संघ का स्थापना की। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी आपको समझाए थे, थोड़ा सा समझाए थे ना। इसको लास्ट में कहां ले जाकर छोड़ देता है? एक टापू पर ले जाकर छोड़ देता है मरने के लिए, ठीक है। आपको इसका कहानी समझाए थे, लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, देखो उसमें समझाए हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में इसको एक टापू पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या किया था? 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीता और वहां क्या किया? राइन संघ का स्थापना किया। राइन मतलब सभी लोगों को समान अधिकार देने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समान अधिकार नहीं था, जो सत्ता में था उसको ज्यादा अधिकार था, जो बाहर था उसको कम अधिकार था, ठीक है। वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन दक्षिणी जर्मनी के लोग एकीकरण के विरुद्ध थे। दक्षिणी जर्मनी के लोग क्या थे? एकीकरण के विरुद्ध थे, ठीक है। परंतु बहुत से लोग एकीकरण के पक्षधर थे। परंतु बहुत से लोग क्या थे? एकीकरण के पक्षधर थे। बहुत से लोग चाहते थे, बहुत से लोग क्या चाहते थे कि एकीकरण हो जाए, क्योंकि एकीकरण होगा तो हमारा देश मतलब विकसित होगा बाकी देशों के जैसे। जैसे फ्रांस था उसी प्रकार, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया था उस समय, उस प्रकार। जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद जगने लगा।
सभी लोगों को लगने लगा कि नहीं अब हम लोगों को एक होना है। लेकिन इन राष्ट्रवाद को, लेकिन प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसा कौन था? प्रसा था, देखो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया जर्मनी, ये क्या हो गया? जर्मनी, ठीक है। ये जर्मनी का एगो राज्य रहता है, जैसे पिडमाउंट था वहां पे पिडमाउंट था, इसका एगो राज्य था, प्रसा था इसका राज्य, ठीक है। प्रसा और ऑस्ट्रिया मिला, ऑस्ट्रिया इस पर ऐसे कब्जा किया था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इस पर क्या किया था? कब्जा किया था। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। इनको लगने लगा कि सर यदि हम इसका एकीकरण, इस विद्रोह को नहीं दबाएंगे तो जनता हम लोगों को शासक नहीं बनने देगा, हमको सत्ता से हटा देगा, ठीक है। इसीलिए इस विद्रोह को दबा दिए प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर। लेकिन क्या हुआ? 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। 1848 में क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति। लुई फिलिप को राजगद्दी से हटाकर भागना पड़ा, राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। इसके कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण इसको से सीख लिया प्रसा। प्रसा सोचे कि अरे भाई, हम भी यदि सोचे तो जर्मनी का एकीकरण संभव है, ठीक ना। कैसे संभव है? कि क्या करेगा, छोटा छोटा राज्य था, सब छोटा छोटा राज्य का सबको अपने में मिला लेता, सबको इसको जीतता और अपने में मिला लेता, इसको जीतता अपने में मिलाता, इसको अपने में मिलाता, इसको अपने, और ये पूरा एक को बन जाता तो ऑस्ट्रिया को हरा देगा ना ऑस्ट्रिया को, ठीक है। तो ये सोचा ना कि अब हमारा मतलब एकीकरण करने पड़ेगा। प्रसा में एगो आदमी का नाम याद रखिएगा, उनका नाम था बिस्मार्क था। उनका क्या नाम था? बिस्मार्क नाम था, ठीक है। क्या नाम था? बिस्मार्क। बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। जैसे हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, नाम सुने होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। वो अकेले ही पूरे देश का एकीकरण कर दिए। यदि वो नहीं होते तो आज हमारे देश का भी टुकड़ा होता, हमारे देश भी टुकड़ों में बटा हुआ होता। हमको बिहार से यूपी जाना होता, किससे जाते? वीजा लेकर जाना होता। उसका मतलब जो हमारे देश को आपस में जोड़े हैं वो कौन? सरदार भाई हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कूटनीतिक बिस्मार्क जी हैं। बिस्मार्क क्या करते हैं? बिस्मार्क सोचते हैं कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो प्रसा के नेतृत्व में ही संभव है, और इसके लिए अपना सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, इसको जीत लेते हैं, इसको जीत लेते हैं, और क्या करते हैं? सबको जीत को एक को मिला लेते हैं और पूरे देश में घोषणा करवाते हैं कि देखो अब अनिवार्य सैन्य सेवा लागू होगा, सभी लोगों को सेना में शामिल होना होगा, चाहे तुम 2 साल के लिए शामिल हो जाओ, चाहे 1 साल के लिए शामिल हो, लेकिन तुमको जरूर शामिल होना है सेना में, ठीक है। तो सभी लोगों को सेना में शामिल होना है, ठीक है। तो क्या हुआ? अब जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में समय, मतलब प्रसा के नेतृत्व में, ठीक है। अतः उसने अपना सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया, और इस प्रकार राजनीति और कूटनीति के बल पर फ्रांस को, देखो यहाँ पर भी क्या करते हैं, फ्रांस को भी अपने पक्ष में लाते। इधर फ्रांस का कब्जा था, इधर इन पर कौन कब्जा किया था? याद रखिए, इधर फ्रांस भी इधर कब्जा किया था, इधर इतना पार्ट फ्रांस भी कब्जा किया था, ठीक है। कूटनीति के बल पर फ्रांस को अपने पक्ष में मिलाते हैं और ऑस्ट्रिया को पराजित करते हैं, और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। और फिर क्या करते हैं? फिर इधर मतलब जीत लेते हैं, या इधर मतलब ऑस्ट्रिया के पार्ट को जीतते हैं, और इसका थोड़ा सा पार्ट किसको देते हैं? फ्रांस को दे देते हैं, और फिर फ्रांस पर हमला कर देते हैं। फिर फ्रांस पर हमला करके इधर वाला पार्ट भी छोड़ा लेते हैं, ठीक है। इसको दीर्घ उत्तरीय में हम करेंगे, ठीक ना। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लीजिएगा, ठीक है, सबको लिख लेना है आपको। चलिए ले लिए, आगे चलते हैं। चलिए, नेपोलियन, यूरोप में राष्ट्रवाद में फैले नेपोलियन बोनापार्ट कैसे मतलब सहायक हो। देखिए एक क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे उसमें, ठीक ना, बोले थे। यहाँ पे देख लीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखो नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा ही मतलब बहुत लड़ाकू व्यक्ति थे, ठीक है। था तो एकदम छोटा ही, मतलब 5 फीट कुछ इंच के होंगे, लेकिन ये मतलब देखो इसको मतलब हाइट से नहीं देखा जाता है, ठीक ना, व्यक्ति को हाइट से नहीं देखा जाता। नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? बहुत अच्छा आदमी थे। अच्छा आदमी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मतलब कि क्या था, जिस देश को चाहता था उस देश को जीत लेता था। यूरोप में मतलब भय बन गया, सभी शासक में क्या भय बन गया कि चाहेगा यदि हमको तो जीत लेगा, मतलब चाहेगा हमको जीतना तो जीत लेगा नेपोलियन बोनापार्ट। सब कुछ जीतता जा रहा था, तो क्या किए, सभी देश लोग मिला, मतलब क्या उस समय मतलब शक्तिशाली था। फ्रांस, प्रसा, फ्रांस था, और क्या था, ऑस्ट्रिया था। सभी देश मिलकर
ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और बहुत सारे देशों ने मिलकर क्या किया, और बहुत सारे देशों ने मिलकर इस पर नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला कर दिया। किस पर? नेपोलियन पर हमला कर दिया। सभी देश मिलके, अकेले नहीं हमला किया है, याद रखें, नेपोलियन पर। और नेपोलियन को, इस नेपोलियन में, नेपोलियन इस युद्ध में नेपोलियन क्या करता है? हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है? नेपोलियन पराजित हो जाता है। वर्सेस युद्ध होता है तो नेपोलियन पराजित हो जाता है। नेपोलियन पराजित होता है तो इसको क्या करता है? इसको ऐसी सजा देता है सभी मिलकर, इसको एक टापू पर, टापू समझिएगा कैसा होता है, मतलब इस चारों बगल समुद्र है, चारों बगल समुद्र है, यहाँ पे छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे जमीन का टुकड़ा, ना कोई यहाँ पे जा सकता है, इधर हजारों किलोमीटर दूर। तुम चाहो तो अगर यहाँ से तैर कर निकलना चाहो तो तुम तैर कर नहीं निकल सकते। इधर भी हजारों किलोमीटर दूर, इधर भी हजारों किलोमीटर दूर, इधर भी हजारों किलोमीटर दूर, कोई आदमी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है इस टापू पर, सिर्फ जानवर रहता है। कैसे कैसे जानवर रहता है इसको देखा भी नहीं जा सकता। इसको जहाज से ले जाकर नेपोलियन को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे नेपोलियन को ले जाकर क्या किया जाता है? इस टापू पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। और नेपोलियन इस टापू पर मतलब क्या होता है? उसको धीरे धीरे मर जाता है बेचारा, ठीक है, ऐसी सजा उसको दिया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कहां पर थे। हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन ने इटली तथा जर्मनी के करण में काफी भूमिका निभाया था। जैसे कि आप देखे थे इटली और जर्मनी के करण में काफी भूमिका। पहला बात तो इस सभी में राष्ट्रवाद के भावना जगा दिया। सभी को सोचने लगे कि अरे भाई अकेला आदमी इतना खतरनाक है। पहले तो एगो सैनिक था साधारण, और धीरे धीरे राजा बन गया और सभी देश को इससे डरने लगने लगा, बड़े बड़े शासक इससे डरने लगे। इस सोचा कि यदि सभी लोग सोचने लगा इटली और जर्मनी के, भाई अकेला आदमी जब कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगा। सभी लोगों को लगने लगा कि अब हमको देश के लिए काम करना है, अब हमको क्या करना है? देश के लिए काम करना है। इसीलिए सभी लोग, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई, जिसके कारण लोकतांत्रिक विचारों का उदय हुआ। किस विचार का उदय हुआ सर? लोकतांत्रिक विचार का। लगने लगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसमें क्वालिटी होगा, ठीक है। लगने लगा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। सभी लोगों को क्या मिले? समान अधिकार। किसी भी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो वही बनेगा जो उसके लायक होगा, ठीक है। उदय हुआ। यूनान में क्या हुआ? देखो, यूनान से सभी लोग सीख लेता था, क्योंकि उस समय यूनान बहुत विकसित कंट्री था। यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया। यूनान में क्या हुआ? यूनान भी उस समय गुलाम था, ठीक है। उसमें क्या हुआ? जिसके फलस्वरूप उस्मानिया समाज का पतन, जिसके फलस्वरूप उस्मानिया समाज का पतन और बाल्कान क्षेत्र है जिसमें सलाव जाति, याद रखेगा यहाँ पे कौन सा जाति है? सलाव जाति, ठीक है। सलाव जाति का उदय हुआ, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। केवल आपको ए वाला लिखना है, ए वाला नीचे वाला नहीं, ठीक ना, मतलब ये सब नहीं लिखना है, ये सब तो मैं आपको समझाया हूं ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो बाबू, सभी के साथ शेयर जरूर करना, एक एक शेयर करते चलो, तभी आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। आप लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ सर, आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हो, हम भी आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। यदि आप भी कुछ करोगे अपनी तरफ से, थोड़ा सा भी आप मेहनत कीजिए, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा सा भी मेहनत कीजिए, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा तैयार तो होइए, ठीक है। यहाँ देखिए, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के आपको कार्य बताना है, क्या क्या काम किया था, ठीक है। चलिए मैं इसका उत्तर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। क्या क्वेश्चन है? गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें, कार्यों की चर्चा करें। थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद लिखें चर्चा करें, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, उसके बात करेंगे। देखो बाबू,
गैरीबाल्डी एक नाविक था। गैरीबाल्डी एक नाविक था, ठीक है। क्या था? नाविक। और नाविक मतलब समझते हो क्या? नाविक मतलब जो नाव चलाता है उसको नाविक बोला जाता है, ठीक है। नाव मतलब कहने का मतलब कि छोटा मोटा नाव नहीं रहता था, बहुत बड़ा बड़ा नाव रहता था, ठीक है। ऐसा नाव रहता था, इस पर मतलब बहुत सारे सामान लदे रहते थे, ठीक है। ऐसा ऐसा नाव रहता था। देखिए मान लीजिए ऐसा ऐसा बड़े बड़े नावों का था, नाविक था पेशा से। क्या था? एक नाविक था पेशा से, ठीक है। और क्या था? मेजनी के विचार का समर्थक थे। किसके विचार का? मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी आप जानते हैं मेजनी कौन था? मेजनी कैसा था? मतलब चाहता था कि लोकतांत्रिक विचार था इसका। क्या था? लोकतांत्रिक ही चाहता था कि लोगों का शासन हो, लोकतांत्रिक विचार। लोकतांत्रिक विचार था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, ठीक है। क्या था? गैरीबाल्डी पेशा से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। लेकिन बाद में क्या हो, कावूर एक व्यक्ति आता है, कावूर आपको मिलवाए थे कावूर से, ठीक है। कावूर से मतलब फोटो नहीं दिखाए हैं कावूर के, ठीक ना। लेकिन कावूर क्या था? इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, ठीक है। क्या होता है कि बाद में क्या होता है, सब बाद में गैरीबाल्डी जो होता है बाद में कावूर के प्रभाव में आ जाता है। किसके प्रभाव में आता है? कावूर के प्रभाव में। और कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन जाता है। किसका? संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन जाता है, ठीक ना। संवैधानिक राजतंत्र और सोचता है कि हम भी राजा बन सकते हैं, ठीक है। इसके पास बहुत सारे सैनिक थे, सैनिक नहीं थे, बहुत सारे कर्मचारी थे और स्वयं सेवक थे, मतलब काम करते थे। उनकी सेना बनाया, उसकी सभी को सेना बना लिया, ठीक है। कौन था? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक था, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। और क्या था? स्वयं सेवक था और कर्मचारी था। स्वयं सेवक और कर्मचारियों की सेना बनाई, सशस्त्र सेना बनाई। कैसी? सशस्त्र सेना मतलब शस्त्र वाला सेना। और क्या करता है? और देखो सशस्त्र सेना मतलब एक पास कुछ सेना हो गया, मेजनी के पास क्या हो गया ना, गैरी वाले के साथ कुछ सेना हो गया, ठीक है। और सेना हुआ तो ये सोचा ना कि क्या करें, तो अब हम मतलब ये क्या करता है, इसका सेना का उपयोग करता है। कहाँ उपयोग करता है? तो एगो इटली में सिसिली और नेपल्स रहता है। कौन सा राज्य? सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स, ठीक है। सिसिली और नेपल्स दो राज्य रहता है। यहाँ की जनता उर्वो राजवंश से तंग आ चुका था। कौन सा राज्य? उर्वो राजवंश से तंग आ चुका था, ठीक है। और यहाँ की जनता बुर्बो राजवंश से तंग आ चुका था, तो उसने किसका साथ देगा? किसका साथ देगा? ये सोचा कि यदि हम मेजनी के साथ दे देंगे, नहीं गैरीबाल्डी के साथ दे देंगे, तो गैरीबाल्डी आकर हम लोगों के लिए कुछ काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने, यहाँ की जनता ने यहाँ की जनता किसका साथ देता है? यहाँ की जनता गैरीबाल्डी का साथ देता है, तो गैरीबाल्डी जीत जाता है। देखो जहां जनता जिसका साथ देता है वही जीतता है। मान लो कि हमारा साथ देगा तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जिसको जनता चाहेगा उसी को ना बनाएगा। हाँ सर, जिसको चाहेगा उसी को। तो जनता गैरीबाल्डी का साथ देता है और उर्वो राजवंश का अंत हो जाता है, इसका हार जाता है, गैरीबाल्डी जीत जाता है। तो गैरीबाल्डी इन दोनों प्रांतों को जीत लेता है, ठीक ना, इन दोनों राज्यों को जीतता है। और यहाँ क्या करता है, यहाँ पे समान मतलब क्या स्थापना, राइन संघ का स्थापना करता है। राइन संघ, ठीक है। राइन संघ क्या होता है? राइन संघ या कुछ ऐसा ही था, स्थापना करता है, ठीक है। समान मतलब सभी को समान अधिकार दे देता है। और क्या होता है, और मतलब फिर बाद में 1861 में 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, ठीक है। रोम पर आक्रमण। रोम कौन था? तो इटली का राजधानी था। क्या था? रोम था इटली का राजधानी, ठीक है। कौन था? रोम इटली का राजधानी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आता है एकदम कहानी में ट्विस्ट। इटली का राजधानी था, ठीक है। तो मतलब इटली की राजधानी पर योजना मतलब बना लिया कि इस पर आक्रमण किया जाए। लेकिन यहाँ पे कावूर सोचा कि भाई यदि रोम पर आक्रमण कर देगा और हार जाएगा, तो रोमवा सोचे लगेगा कि हम तो इसके साथ थे, कि हम तो गैरीबाल्डी के साथ है। कावूर किसके साथ है? कावूर गैरीबाल्डी के साथ है। तो कावूर सोचेगा मतलब रोम यदि जीत जाएगा तो कावूर को भी अपना दुश्मन मानने लगेगा, और यदि रोम इसको दुश्मन मानेगा, वो शक्तिशाली राज्य है, ठीक है, कौन शक्तिशाली है, तो कहेगा इसको दुश्मन मानने लगेगा,
तो मतलब कि इसको दुश्मन मान लेंगे तो वो जीत जाएगा, इसको हरा देगा तो इटली का एकीकरण तो होबे नहीं ना करेगा, नहीं होगा इटली का एकीकरण। तो ये सोचता है, ये विरोध कर देता है। क्या करता है काउर? विरोध कर देता है। क्या? गैरिबाल्डी का विरोध करता है। कहता है कि भाई तुम रोम पर आक्रमण मत करो। तो कहता है कि मैं करूंगा रोम पर आक्रमण। तो क्या करता है रोम पर आक्रमण? तो ये कहता है कि जाओ करो उसका, भेज देता है रोम के रक्षा के लिए सेना भेज देता है, रोम की रक्षा के लिए सेना भेज देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तभी आपका क्लियर हो जाएगा। रोम की रक्षा के लिए सेना भेजता है, ठीक है। इसी बीच गैरिबाल्डी की मुलाकात काउंट काबूल से हो जाता है। मतलब ये दोनों मिल जाते हैं, आपस में मिलते हैं तो बैठ के बातचीत करते हैं और सोचते हैं। गैरिबाल्डी कहते हैं कि भाई हम वहां पे आक्रमण करने की योजना बनाए, तुम उसका विरोध किया, ठीक है। तो मैं क्या किया कि लो तुम ही अब इटली का एकीकरण करो, अपना सारा संपत्ति दे देता है उसको, और एक साधारण किसान की तरह जीवन यापन करो। बड़ा मस्त आदमी थे, ठीक है। साधारण किसान की तरह जीवन यापन करने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा, उत्तर इसका लिखते हैं। जितना आपको समझाए हैं ना वही सब लिखेंगे। चलिए लिखिए, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, गैरिबाल्डी पेशा से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशा से एक नाविक था। पेशा से एक नाविक तथा मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी के विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, ठीक है। चलिए यहां तक लिखिए, आगे लिखते हैं। फिर क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, ठीक है। और लिखिए, और अपने स्वयं सेवकों तथा कर्मचारियों की सशस्त्र सेना बनाई तथा इटली के सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। वहां की जनता पूर्व राजवंश से तंग आ चुका था। अतः उसने गैरिबाल्डी का साथ दिया। गैरिबाल्डी ने लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक ना। आप लिखते रहिएगा। गैरिबाल्डी ने, आपको देखो बाबू इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए। भले हमारा चैनल छोटा है, हम लोग का परिवार अभी छोटा है, लेकिन एक दिन जरूर बड़ा होगा यदि आप लोग बढ़िया से इसको सपोर्ट करोगे, तो ठीक है। मैं कोशिश अपने तरफ से पूरा करूंगा आपको पढ़ाने। गैरिबाल्डी ने इन दोनों प्रांतों को जीतकर वहां राइन संघ का स्थापना किया।
तथा बाद में 1862 ईस्वी में 62 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जिसका काउर ने घोर विरोध किया। कौन विरोध करता है? काउर, जिसके काउर ने विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच किसका मुलाकात हो जाता है? तो गैरिबाल्डी से मुलाकात हो जाता है काउर का। इसी बीच काउर की मुलाकात गैरिबाल्डी से हुई और गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति क्या करता है? अपनी सारी संपत्ति देश को समर्पित करके देश को समर्पित कर देता है। समर्पित करके एक साधारण किसान की भांति, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, करके साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगे। भांति जीवन यापन करना। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं देखो आपको पूरी डिटेल में पढ़ाने का कोशिश करता हूं, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको कीजिए। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वही हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेदिनी, काउर और गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। मतलब इटली के एकीकरण में इन सब का योगदान क्या था? तो पहला बात देखिए, इटली के एकीकरण में इन राष्ट्रवादियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था इनका योगदान, क्योंकि इनके बिना एकीकरण हो भी नहीं करता। जिसे नीचे समझाया गया। पहला मेजनी का योगदान। देखो मेजनी के योगदान में आपको क्या करना है कि मेजनी वाला सब लिख देना है। ठीक है, देखिए आपको लिखवाएंगे मेजनी क्या है, वो वाला सब इसमें लिख देना है। देखो दीर्घ उत्तरीय है, इसके 150 से 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, आपको मेजनी लिखवाए होंगे, हम कहाँ पे लिखवाए थे सर? देखिए ए था मेजनी, ए वाला सब वहां पे छाप देना है। ठीक, अभी गैरिबाल्डी लिखवाए, दूसरा लिखिए गैरिबाल्डी, क्योंकि क्या बोला जाता है, मतलब इटली के एकीकरण में 3 गो के योगदान था। अरे भाई, इटली के एकीकरण में कितने का योगदान था? 3 आदमी का। कौन कौन आदमी थे? तो एगो था मेजिनी, जिसको अभी आप लिख लेंगे। ठीक है, मेजिनी, और दूसरा गैरिबाल्डी, इसको लिख लीजिए, दोनों के आप लिख लेंगे। ठीक है, अभी लिखवाएं दोनों के। और तीसरा था काउंट काउर को मैं फिर लिखवा देता हूँ, काउंट काउर। ठीक है, काउंट काउर का, ये दोनों आप लिख लीजिएगा। ठीक ना, ये दोनों देखो, मेजनी वाला अभी दिखा है और गैरिबाल्डी वाला इसके पीछे है, ये रहा गैरिबाल्डी वाला। ठीक है, इसको चिपकाइए। और आज ये काउर के अब देख लेते हैं। तीसरा देखिए काउर का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ काउर का क्या योगदान था? ठीक है, देखते हैं। काउर सफल कूटनीतिज्ञ था। काउर बहुत मतलब कूटनीतिज्ञ था, आपको बहुत बार समझाए हैं। ठीक है, वास्तव में काउर के बिना मेजनी और गैरिबाल्डी दोनों निरर्थक था। दोनों का मतलब, दोनों कितना भी प्रयास करता था, काउर के बिना एकीकरण होना संभव नहीं था। ठीक है, काउर आदर्श गैरिबाल्डी की वीरता अधूरी रह जाती। कारण के मुख्य, वो अच्छी तरह जानता था कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में संभव है? पिडमाउंट के नेतृत्व में संभव है। किसके? पिडमाउंट सबसे बड़ा राज्य था, और इन राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्ति कराना सबसे जरूरी है। किससे मुक्ति कराएगा? ऑस्ट्रिया को। ठीक है, ऑस्ट्रिया से मुक्ति कराएगा।
ठीक, जरूरी है। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या चाहिए, हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेशी सहायता लेना होगा। क्या लेना होगा, विदेशी सहायता, क्योंकि बिना विदेशी सहायता के ऑस्ट्रिया नहीं हारने वाला। अंतरराष्ट्रीय पहचान एक और 1853 में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उसमें जो मतलब क्या बोलते थे, ऑस्ट्रिया जो था इटली पर गैर कानूनी रूप से जो अधिकार किया था, उसको गैर कानूनी मतलब इसको साबित कर दिया था। कौन साबित किया था गैर कानूनी, गैर कानूनी साबित किया था कौन, काउंट काउर। ठीक है, तो इससे काउंट काउर की इज्जत तो बढ़ गया, लोगों के दृष्टि में लगने लगा बहुत बढ़िया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों को भी लगने लगा कि पीरमाउंट अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, काबुर ने के हस्तक्षेप को मतलब इटली में हस्तक्षेप को, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई, जिसके कारण फिर आगे क्या करता है कि मतलब जो फ्रांस होता है, गैरी वैली को, जो फ्रांस होता है, देखिए यहाँ पे जो फ्रांस होता है, देखो इटली कैसा था, इटली ऐसा था, ऐसा आपको बताए थे, इसको हराता है सबसे पहले और फिर इसको हरा देता है। ये कौन करवाता है, तो काउंट कवरी, बहुत समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको मतलब अब इसको लिख लीजिए, इसका इसके करेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक ना, हम करेंगे अगला सेशन नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 4 क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बहुत यूट्यूब पर क्या मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सब कौन करा है भाई, ये सब नहीं कराएगा। ठीक है, ये सब नहीं कराएगा कोई, उनको चाहिए व्यूज। व्यूज किस पर मिलता है, ABCD, इटली के कर ऐसे आएगा। इटली की राजधानी है, नहीं जर्मनी का राजधानी नहीं, इटली की राजधानी है, ऑप्शन में रोम, रोम होगा, ABCD, ए ऐसे, वो सब नहीं करना है हमको। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगा, तुम लोग बनाओगे। ठीक है, ठीक है, वैसा वैसा तो मैं जैसे पढ़ाते हैं वैसा वैसा मेरा मतलब कि स्टूडेंट पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक ना, यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चौथा लेक्चर में, तीसरा लेक्चर में आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 3 में इसका कंप्लीट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल जाए। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कर दो रेगा, दो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेशन का मतलब कि क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा इसके लिए। ठीक है।